I was just waiting for other student to join, but आप यहाँ present कर सकते हैं. Camera on कर लीजिए. Okay, ma'am. बाकी सारे स्टूडेंट्स जो हैं मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी कर चुके हैं. Yes, Shams, you can start your speech. Everyone, good afternoon. I'm Shams Yasin. Today I'm going to deliver a speech on violence, television, and children. It's a really very serious topic. Actually, television is choicest, but in modern times, it has become a craze of every home to buy a TV set. According to data collected by the Broadcast Audience Research Council, 66% Indian households have on TV set. There are some things that, as an exception, do not harm more than an occasional viewing, but they can cause distortion in the viewer when viewed repeatedly, especially when the audience is innocent children. Violence is one such thing. In a single day, a child sees multiple incidents of violence on TV. At the same time, there is change in the nature of these children by watching more TV. Children's attitudes are changing and violent tendencies are also increasing in them. Children, after watching their favorite shows on TV, try to exactly what they see their role model doing on TV. Even though it is told before the broadcast of the program served on TV that whatever is being shown during the program is all fiction, but the children like to watch and live these programs as reality. So parents should take a stand when it comes to television. First step is figure out what shows are appropriate for children. The content of the shows must be appropriate for your child's age. Also, you should make it hours of watching, limit hours of watching. Thank you. Okay, so yes, रिव्यू मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुझे देने की ज़रूरत नहीं है. शाम्स, आपका स्पीच का मटेरियल अच्छा था, ठीक है, और आपने फ्लो भी आपका बहुत बढ़िया था. मतलब एटलीस्ट आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स दैट यू वर ट्राइंग टू से. कहीं भी हौच पौच नहीं हुआ है. थोड़ा सा आप और अगर मेहनत करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है. ऑलरेडी बेटर है और बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है. Okay, ma'am, I will try. यस, जस्ट कीप पार्टिसिपेटिंग, ठीक है. जितना आप बोलेंगे उतना आपका हेजिटेशन हटेगा, और हेजिटेशन हटने से क्या होगा कि आपका जो फ्लो है वो इस तरह, नेक्स्ट टाइम जब आप प्रिपेयर करेंगे तो इस तरह बोलने की कोशिश करिएगा कि जैसे आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं. उससे क्या होगा कि आपको भी एकदम रिलैक्स्ड फील करना है और ऑडियंस भी हो जाएगी. ओके ओके मैम, थैंक यू. ऑलराइट, यस, एनीबॉडी एल्स? रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो मेरे ख्याल से बहुत कोई दे चुका है. राहुल राज नहीं दिया है, शांतनु नहीं दिया है, एंड सिद्धार्थ राज ने दिया. सचिन एंड प्रियरंजन हैज गिवन. इफ यू वांट यू कैन प्रेजेंट योर स्पीच. नहीं तो मैंने कल आपको एक रिपोर्ट राइटिंग का बताया था, ठीक है. कल जो स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं थे उनको भी मैं बता देती हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग, यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक चीजें रिपोर्ट राइटिंग के बारे में मैं बता रही थी. सो इफ यू वांट you can go through all the datas. किस तरह आप रिपोर्ट लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने बेसिकली समझाई थी. तो if I give you an assignment, हालांकि मैंने ऐसे लिखने का असाइनमेंट दिया भी था. Have you written it? किसी ने लिखा है ऐसे? जो ऐसे का टॉपिक मैंने दिया था, let me share that topic again. जो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में आपको वो टॉपिक बताया था. ट्राई टू कीप राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग, ठीक है. इससे आपका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके कम्युनिकेशन पे, ठीक है. छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जो हम करते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आपको बहुत इफेक्ट पड़ेगा. ये जो एक टॉपिक था, ठीक है, वेदर यू हैव टू और वेदर इट शुड बी नेसेसरी फॉर एवरीवन, ठीक है, हर किसी के लिए
हर किसी के लिए 18 इयर्स तक के लिए आपको कंपलसरी अगर हम कर देते हैं कि स्कूलिंग या फिर एजुकेशन आपके लिए 18 तक आपको करना ही है, अदरवाइज इट यू माइट नॉट गेट एनी जॉब्स और यू माइट नॉट गेट अ करियर। ठीक है, कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, लेकिन बेसिक टॉपिक यही था कि क्या हमारा जो स्कूलिंग है या फिर क्या हमारा जो एजुकेशन है वो मस्ट होना चाहिए 18 इयर्स तक, क्या कंपलसरी होना जरूरी है। ये जो पॉइंट्स थे यहाँ पर हमने डिस्कस किए थे, कुछ पॉइंटर्स जो ऑलरेडी बता रहे हैं कि जो फेवर में है, यानी कि अगर 18 तक हम रखते हैं अपने बच्चों को या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर 18 तक स्कूलिंग में रहता है, ठीक है, चाहे वो स्कूल्स हैं चाहे वो कॉलेजेस हैं, वो अगर 18 तक रहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो क्या क्या डेवलपमेंट उनका होता है ये हमने इन पोर्शंस में क्लियर आउट किया था। इन सभी पोर्शंस में हमने क्लियर आउट किया था। ये जो सेक्शन है, लास्ट वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में हमने डिस्क्राइब किया है कि अगर कोई नहीं कंपलसरी करता है तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं या बहुत सारे ऐसे फ्यूचर हैं जिन्हें हम बिना 18 इयर्स तक का कंपलसरी एजुकेशन किए किसी और तरीके से हम सीख सकते हैं, जैसे कार मैकेनिक हो गया। इस तरह के अगर करियर आप पहले ही चूज करना चाहते हैं या फिर आपको पसंद है, ठीक है, यही फील्ड में जाना आपको पसंद है, तो आप अप्रेंटिसशिप के थ्रू, इंटर्नशिप्स के थ्रू ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीखते हैं। तो इस तरह का अगर सिचुएशन रहे तो आप किस साइड पे सपोर्ट करेंगे? क्या आप फेवर में रहेंगे इसके कि 18 साल तक हर किसी को एजुकेशन कंपलसरी करना चाहिए, या फिर आप इसके अगेंस्ट में हैं? ठीक है, so if you want you can write the article or you can write the essay on this topic. ऐसे लिखोगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, यू मोर देन एनीवन नोज कि ऐसे राइटिंग का कितना आपका जरूरत है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक मैंने दिया था। हैव एनीवन कवर्ड अप दिस? इस पे लिखने का ट्राई किया है किसी ने? चलिए, नहीं किया है तो वी वर डूइंग सम रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो लेट मी टेल यू, let's see an example of report writing. लास्ट क्लास हमने जो भी यहाँ पर किस तरह लिखा जाता है, क्या क्या चीजें आपको लिखनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको करनी है, उन सभी चीजों के बारे में बोला था। इफ यू हैव मिस्ड एनीथिंग, अगर आप मिस कर गए हैं लास्ट क्लास, किसी ने अगर अटेंड नहीं की है, तो आई विल शेयर अ लिंक और आई विल शेयर अ पीडीएफ। एक पीडीएफ या मैं एक लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी जिसमें क्या क्या लिखना है, किस तरह लिखना है, पर जो डिस्कस की है उन्हें हम अगेन रिपीट कर देंगे। उसमें एक फाइल आपके पास रहेगा ये पढ़ने के लिए कि क्या क्या चीजें वहां पर डिस्कस हो रही हैं। अंडरस्टूड? सो हम यहाँ पर आज एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह रिपोर्ट लिखी जाती है। ठीक है, डू वी हैव एन एग्जाम्पल हियर? ओके, इसमें नहीं है, that means I have to specify it. Just give me a minute, I will share the screen and let you know. And if my voice is breaking now, just let me know. एग्जाम्पल दिया गया है, टॉपिक है आपका, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपका रिपोर्ट राइटिंग का। ठीक है, और यहाँ पर टॉपिक क्या है रिपोर्ट राइटिंग का, कि रिपोर्ट राइटिंग आप कर रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग रिगार्डिंग रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन जब हो रहा है उसका आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाला अगर आप उठाएंगे रिपोर्ट वगैरह, तो उसमें बेसिकली सबसे पहले यही एग्जाम्पल आपका आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें रिटन है, ठीक है, किस फॉर्मेट में रिटन है ये देख रहे हैं आप। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये इस तरह का फॉर्मेट है कि इसको बेसिकली आप बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिख सकते हो। ठीक है, कितने भी सारे प्रोग्राम हो गए हों उसके बावजूद आप बहुत ज्यादा, क्योंकि रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन जो जरूरी है वो चीजें आपको इंफॉर्मेशन जो है पास ऑन
कर देनी है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर द स्टूडेंट ऑफ आर्सेला स्कूल सेलिब्रेटेड, यहाँ पर बताया गया है, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यहाँ पे बताया गया है कि क्यों रिपोर्ट लिखी जा रही है, किस इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है, क्या क्या चीजें की गई हैं। सबसे पहले क्या किया गया, फ्लैग जो है, फ्लैग्स सबको बांटे गए, ठीक है, बैचेस बांटे गए, ठीक है। फिर उसके बाद स्कूल में यहाँ पर वंदे मातरम गाया गया, फिर उस वंदे मातरम बोला गया, सब बोल रहे थे जब चीफ गेस्ट आए। ये सारी चीजें जो भी छोटी मोटी चीजें जो हैं वो रिपोर्ट की जा रही हैं, बताई जा रही हैं। नाउ यहाँ पर स्टूडेंट्स वर व्हाट स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स अलाइक डेमोन्स्ट्रेटेड, यहाँ पर जो भी परफॉर्मेंस किया गया, ठीक है, स्पीच बोला गया, क्विज हुआ ऑन लिबर्टी फाइटर्स, म्यूजिक हुआ, डांस हुआ, यानी कि सिंगिंग हुआ और डांसिंग हुआ। देन स्टूडेंट्स गिव देयर एजुकेशन, स्टूडेंट्स को कुछ एजुकेशन मिला, ठीक है, जो इंस्ट्रक्टर सॉरी बोथ स्टाफ एंड स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर्स वाउड टू सर्व, मतलब यहाँ पर ये एक तरह से प्रॉमिस कराया गया, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर स्पीच में उन लोगों को प्रॉमिस कराया गया कि इन लोग को वो हमारे नेशन के लिए हम लोग जो भी यहाँ पर काम करेंगे, एजुकेशन स्प्रेड करने का काम जो कर रहे हैं हमारे इंस्ट्रक्टर्स, वो एजुकेशन स्प्रेड करते रहेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से लर्न करके कहीं ना कहीं जाएंगे जो इंडिया का डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। Now, audience were educated by documentary about contribution of unsung hero, यानी कि उन लोगों के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्री, जो लोगों को अनसंग हीरो होते हैं, जिनका नाम स्पेसिफिकली किसी हिस्टोरिकल बुक में नहीं लिखा गया था, जब बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे, जब उस टाइम आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, ठीक है। ये सारे लोग बहुत जगह नहीं जाने जाते थे उस टाइम। इन सब लोगों के बारे में हमें बहुत बाद में पता चला, ठीक है। अभी भी बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, बिकॉज वी वर नॉट देयर, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में एजुकेशन दी गई। फिर उसके बाद हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया गया, ठीक है, क्या फाउंडेशन था हमारा, जो लाइफ में किस तरह इंडिया को रिपब्लिक हुआ, किस तरह इंडिपेंडेंस हुआ, किस तरह रिपब्लिकेशन हमारा जो बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसका बेसिक इवेंट्स, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे वो सारे डिस्कस किए गए, ठीक है। एंड यहाँ पर नेशनल एंथम गाने के बाद ये प्रेजेंटेशन जो है खत्म हुआ, ठीक है। रिफ्रेशमेंट्स मिले एंड में एंड इट वाज द एंड, ठीक है। तो इस तरह प्रिसाइजली आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, ये थोड़ी बताया गया कि स्पीच में किस किस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, स्पीच किस किस स्टूडेंट ने दी, किस किस टॉपिक पे दी, क्या क्या इंक्लूड किया, किस किस गाने पे डांस हुआ, किस किस गाने पे सिंगिंग हुई, ठीक है, क्विज में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, इतना डिटेल नहीं हुआ। ब्रीफली यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह वहां पर सेलिब्रेशन हुआ है, ठीक है, किस तरह का वहां पर माहौल था जब वो गए थे, जो रिपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह का वहां पर परफॉर्मेंसेस हुए, ठीक है, क्या क्या चीजें हाईलाइट करने वाली जो चीजें हैं, उन्हीं सब चीजों को यहाँ पर रिपोर्ट में लिखा गया है, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग, सी आई हैव टोल्ड यू कि हर एक फॉर्मेट जो होता है रिपोर्ट का वो बहुत ही डिफरेंट होता है। जिस चीज के ऊपर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उस चीज के हिसाब से आपका फॉर्मेट जो है वो चेंज करता रहेगा। तो अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हो किसी ऐसे म्यूडिन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, सेलिब्रेशन के ऊपर रिपोर्ट लिख रहे हो, या फिर अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं जैसे यस रिपोर्ट जो होती है, वीकली रिपोर्ट्स, आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जा रही है, एनुअल रिपोर्ट जा रही है, एकेडमिक रिपोर्ट जा रही है, सेल्स मार्केटिंग की रिपोर्ट जा रही है, इन सभी रिपोर्ट का अपना अपना एक फॉर्मेट होता है, प्लस व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द पर्सन जिसको आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने सीनियर को रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उन्हें एग्जैक्टली उनके रिपोर्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इंक्लूड करेंगे। क्या क्या उनके लिए जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है कि इन फ्यूचर उनसे ये जानकारी मांगी जाए, तो वो पीछे में एकदम लास्ट में आप लिख सकते हैं छोटा सा सेक्शन बनाकर, जो अनइम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। जो चीज बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, दैट मीन्स देयर आर फ्यू थिंग्स दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एनी ऑफ दीज, तो वहां पर आपको ये सब चीजें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप बनाते हैं,
ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने बनाई भी होगी मेरे ख्याल से सबने, और बनाओगे भी नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें रहती हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक टाइटल पेज होता है, ठीक है, कि प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, कौन कौन बना रहा है, बाय करके आप लिखते हो ग्रुप का नाम। देन कम्स योर कंटेंट पेज, ठीक है, कंटेंट पूरा बनाते हैं। ये सब चीज मैंने कल एक्सप्लेन भी कही, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन एंड अगेन, ठीक है, कि यहाँ पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंटली यहाँ पर बताई गई है। कि आपका यहाँ पर एक कंटेंट पेज रहेगा अगर आप प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो एक, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर बना रहे हो तो यहाँ पर आपका सेकेंड पेज हो जाएगा कंटेंट में। कंटेंट में क्या क्या चीजें रखोगे, कंटेंट में पहली बात इंट्रोडक्शन, इस तरह का जो मेन टॉपिक्स है, मेन हेडिंग्स हैं, वो हेडिंग्स आप इंक्लूड करेंगे कंटेंट में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपका शुरू होगा, नेक्स्ट पेज पे पहले आप एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है कि आपने किस सोर्सेस से क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई टीचर है जो आपके गाइड हैं थ्रू ऑल दिस रिपोर्टिंग, ठीक है, ये पूरा रिपोर्ट बनाने में, ये पूरा प्रोजेक्ट बनाने में जिसने हेल्प की है आपकी, उनके बारे में लिखेंगे। क्या क्या हेल्प की उन्होंने, क्या क्या हेल्प किसी और से आपने ली, किसी बुक की सहायता ली, ठीक है, किसी अदर सोर्सेस की सहायता ली, वो सारी चीजें आप एक्नॉलेजमेंट में लिखेंगे। एक्नॉलेज करना मतलब क्या होता है कि आप ये एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे हेल्प किया है, या फिर इस साइट से मैंने इस बुक से मैंने ये हेल्प ली है, इस पर्सन की लिखी गई इस बुक से, ठीक है, ये एक ऑथर है, इनका बुक जो था ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। ये चीज आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी योर इंट्रोडक्शन, ठीक है, जहां पर आप प्रोजेक्ट पूरा इंट्रोड्यूस करेंगे कि क्या प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐप बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐप है, एप्लीकेशन है, वी हैव डेवलप्ड एन एप्लीकेशन फॉर विच पर्पस, वो चीज बताएंगे, ठीक है। अगर वो प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है, ठीक है, तो एप्लीकेशन अगर बनाया आपने तो एप्लीकेशन क्यों बनाया गया पहली बार, और क्या सोच के आपने बनाया, ठीक है, कि क्या रीजन था आपका इस एप्लीकेशन को डेवलप करने में, ठीक है, ये चीज लिखोगे आप इंट्रोडक्शन में। देन कम्स योर बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट में आप क्या क्या लिखोगे, सारी चीजें जो रिपोर्ट करने लायक होंगी, ठीक है, आपका एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, ठीक है, क्या क्या चीजें, क्या क्या फीचर्स इंक्लूडेड है आपके एप्लीकेशन में, क्या 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 हेल्प करेगा आपका एप्लीकेशन, किस पर्टिकुलर रेंज ऑफ ऑडियंस को कैप्चर करेगा, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई ऐसा ऐप है जो क्वेश्चन सॉल्व करता है या सैंपल पेपर देता है, इस तरह के एप्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को ज्यादा कैप्चर करेंगे, स्टूडेंट आपका जो ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स तक लिमिटेड हो जाएगा, या पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए कंटेंट खोज रहे हैं पढ़ने के लिए उन तक लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कोई ऐप खोजते हैं जहां पर गेमिंग ऐप है, तो गेमिंग ऐप का बहुत ही लार्ज ऑडियंस होता है, बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं, बहुत लोग खेलते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ गेम इट इज, ठीक है। तो बहुत बड़ा जिस तरह का आपका ऑडियंस होता है वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो अपने बॉडी पार्ट में कि किस टाइप के ऑडियंस को आप पर्टिकुलरली यहाँ पर रिपोर्ट मतलब पर्टिकुलरली यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं उनके ऊपर कि उनके लिए स्पेसिफिकली ये एप्लीकेशन बनाया गया है। अगर कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा गेम है जो बच्चे बूढ़े सबको ही खेल सकता है, तो उसमें आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप को या किसी स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड पर्सन को उनका प्रोफेशन के ऊपर किसी को ये बोल रहे हो कि ये इनके लिए ही जरूरी है। आप एक लाइन में लिख दोगे दैट वी हैव अ वेरी लार्ज ऑडियंस हु कैन anyone from any age group will be able to enjoy our app, ठीक है, ये चीज आप इंक्लूड कर सकते हो। रिकमेंडेशंस एंड अपरेंटिस, रिकमेंडेशंस आपका ये हो जाता है कि क्या क्या आप रिकमेंड करते हैं, ठीक है, मतलब आपने फ्यूचर में क्या क्या रिकमेंड किया है, ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज रिपोर्ट डिस्कस कर रहा है, ठीक है, कि आपने अगर एप्लीकेशन डेवलप किया, ठीक है, तो आप उस एप्लीकेशन को किस तरह डेवलप करने के लिए किस तरह यहाँ पर
डेवलप फर्दर किस तरह डेवलप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके बीटा टेस्टर्स ने कुछ रिकमेंडेशन दिया है आपको, तो वो बीटा टेस्टर्स का रिपोर्ट आप डालेंगे बॉडी पार्ट में, और बीटा टेस्टर्स का क्या सजेशन है ये डालोगे रिकमेंडेशन में। ठीक है। अपेंडिक्स आपका हो जाता है टेक्निकल रेफरेंसेस। जैसे अगर आपने किसी साइट की हेल्प ली है, गूगल साइट की हेल्प ली है प्रोग्रामिंग में या एप्लीकेशन डेवलप करने में, किसी भी चीज में हेल्प ली है, तो वो साइट आप रेफर कर देंगे। या फिर कोई बुक पढ़ा है तो वो बुक आप रेफर कर देंगे राइटर के नाम के साथ, वो सारी चीजें आप उस चीज में लिखोगे। तो ये सब चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। एंड आई वुड लाइक यू टू बी मोर पार्टिसिपेटिव। तो जो ऐसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो ऐसे आप लिखेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेलीविजन एंड वायलेंस पे स्पीच नहीं दिया है। ठीक है। तो आई वांट, जब भी नाम लेती हूँ तो फिर वो लोग क्लास छोड़ के भागने लगते हैं। ठीक है। तो इस तरह भागने से नहीं होगा। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड देन मेक टाइम एंड बी प्रिपेयर्ड। ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट नहीं है, आपको इतनी समझ है कि कंटेंट में क्या लिखना है। ठीक है। सिर्फ एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जो कंटेंट आपने लिखा है ना, जो भी लिखते हैं उसके ऊपर दो तीन बार रीड करो। ठीक है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो सबसे बेस्ट है कि आप हॉस्टल में रह रहे हो तो दैट मीन्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो। किसी एक को बैठा लो कि 2 मिनट या सुन ले स्पीच, तो वो सुनेगा, फिर वो अब बोलेगा कि रिव्यू दो। ठीक है। उससे पूछो रिव्यू किस तरह, कैसा लगा उसको स्पीच सुनकर। ठीक है। अगर आप घर में रह रहे हैं तो 2 मिनट अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से बोल दीजिए कि 2 मिनट सुन लीजिए हम जो कहना चाह रहे हैं। अगर कोई भी नहीं मिल रहा है तो आईने के सामने बैठ जाइए, आईने के सामने बैठ के प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा कि आपका बॉडी लैंग्वेज, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका जो भी है, आई कांटेक्ट होगा या बॉडी लैंग्वेज होगा, ये सारी चीजें इंप्रूव करेंगी। ठीक है। और फ्लो जो होगा, यानी कि एक तरह, मतलब देखो, जब अपने आपको आप खुद देखते हो ना बोलते वक्त, तो आपका फ्लो कैसे जा रहा है। ठीक है। किस तरह आप बात कर रहे हैं, किस तरह आप बोल रहे हैं, किस तरह आप स्पीच प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह आपका फ्लो निकल रहा है, अटक अटक के बोल रहे हो, ठीक है, या आराम से बोल रहे हो, या सारी बातें समझ में नहीं आ पा रही हैं। ये सारी चीज आपको पता चलने लगती है, आप नोटिस करने लगते हो खुद से। ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप नोटिस करोगे, प्लस मैं यहाँ पर आपको जो सजेशंस दे रही हूँ कि इस स्पेसिफिक चीज पे वर्क करना है आपको, आई कांटेक्ट पे वर्क करना है, या अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे वर्क करना है, या फिर वॉइस में आपका, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी तक वॉइस में कॉन्फिडेंस नहीं है। जब आप सुनते हैं किसी की वॉइस तो आपको पता चलना चाहिए कि उस जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको विश्वास रखना है कि मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। तब कॉन्फिडेंस झलकता है आपकी आवाज में, वो सुनाई नहीं देता है अभी तक आपकी आवाज में। तो वो रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू डोंट शो कॉन्फिडेंस और इफ यू आर नॉट हियरिंग कॉन्फिडेंस इन योर वॉइस, दैट मीन्स कि आप असर्टेशन नहीं कर पाओगे। आप अपना जो भी ओपिनियन है आपका, वो आप एग्जर्ट नहीं कर पाओगे, वो आप बता नहीं पाओगे, उस पर आप टिक नहीं पाओगे। ठीक है। ये चीज समझ लेता है कोई अगर आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है तो। ठीक है। तो इसको अवॉइड करना है। अवॉइड तभी करेंगे जब आप वर्क करेंगे इसके ऊपर। ठीक है। सो एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट और एनीथिंग दैट दे वांट टू आस्क मी, दे कैन आस्क मी, बिकॉज यहाँ पर मैं पूरे क्लास में बोलती रहती हूँ, आई एम जस्ट टीचिंग यू मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट आप यहाँ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे जो है वो आप लोग अभी लिखो। ठीक है। वी स्टिल हैव हाफ एन आवर फॉर द क्लास। तो ऐसे जो है आपका टॉपिक मैं शेयर कर देती हूँ आपको यहाँ फिर से। यहाँ पर कंटेंट भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो इससे आप आइडियाज ले सकते हैं और एक ऐसे डेवलप करिए। क्या लिखेंगे आप अगर ये टॉपिक आपको आ गया लिखने के लिए ऐसे में? राइट इट डाउन योरसेल्फ। अभी लिखो सब कोई। ये आपका टॉपिक है। ठीक है। ये आपका टॉपिक है। इफ यू वांट यू कैन आस्क मी अगर कोई डाउट है तो, लेकिन अभी लिखो सबको, सबको ही लिखो। और सबको ही अगर टाइम रहा लिखने के बाद तो आप मुझे सुनाओगे भी। ठीक है।
चाहती हूँ, ये क्वेश्चन जो है, इस तरह का एक क्वेश्चन मुझसे भी इंटरव्यू में कभी पूछा गया था। एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि लाइक द प्रोफेशन आई एम टीचिंग राइट नाउ, ठीक है, मेरा टीचिंग का प्रोफेशन है। इससे पहले भी अगर इस तरह का जो प्रोफेशन होता है जहां आप काउंसलिंग करते हैं या ट्रेनिंग देते हैं या टीचिंग करते हैं, इस तरह के जो प्रोफेशंस होते हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंस, मैं अगर बोलूं कि अरे पता नहीं ये है आंसर कि ये है, ऐसा है वैसा है, इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंस व्हाट आई एम टीचिंग यू, तो मेरे स्टूडेंट को मुझ पे अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो वो मुझसे नहीं पढ़ेंगे। तो कॉन्फिडेंस का एक मैटर ये भी होता है कि अबाउट माई हाइट, ठीक है, मेरी हाइट की वजह से बहुत बहुत जगह ऐसा होता है जहां पर कम हाइट की लड़कियों को जज किया जाता है या कम हाइट के मेन को भी जज किया जाता है, उन्हें अथॉरिटेटिव पोजीशन पे नहीं रखा जाता है, ठीक है। उनके इस उनके वजह से फिजिकल अपीयरेंस की वजह से एग्जैक्टली क्योंकि वहां पर शॉर्ट हाइटेड पीपल को लोग सीरियसली बहुत कम लेते हैं, ये बात एक्चुअल में ट्रूथ है, ठीक है। बहुत लोग बहुत सोच लेते हैं कि अरे ये डांट नहीं पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, मतलब वो सीरियसली नहीं लेते हैं। सो बीइंग इन दिस प्रोफेशन आई हैव टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड आई हैव टू बी मोर असर्टिव कि मैं जो यहाँ बता रही हूँ, यू शुड लिसन एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। तो मेरा यहाँ पर मुझे काउंटर क्वेश्चन ये किया गया था, पहले तो ये क्वेश्चन किया गया कि हाइट की वजह से इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट लिसनिंग टू यू देन व्हाट विल यू डू। तो मेरा यही काउंटर रिप्लाई मेरा यही था that I have seen in my life a lot of people, a lot of especially females who have the same height as me or even below than me, still they are a very good teacher. So I deliver, if I deliver the content very nicely, मेरा मतलब मेरा जो अगर कंटेंट है वो मैं अच्छी तरीके से प्रिपेयर करूं, अच्छे तरीके से डिलीवर करूं, स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड माय वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड द आइडिया दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, वो ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है। क्योंकि इट इज एन एक्चुअल रियलाइजेशन कि अगर आप कंटेंट अच्छा बताते हैं तो आपका अपीयरेंस उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। बीइंग अ टीचर, आप अगर यहाँ पर कंटेंट अच्छा दे रहे हो, बच्चे समझ पा रहे हैं आपकी बात, वो ज्यादा मैटर करता है। अपीयरेंस के लिए वो एक एग्जांपल मैम, जैसे मैम सपोज के आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, मैं टीचर के लिए मैम अप्लाई कर रहा हूँ और मेरा हाइट कम है, और मैम आपने मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा कि आपकी हाइट कम है तो आप मतलब कैसे पढ़ा पाओगे, पीछे के बच्चों को कैसे पढ़ा पाओगे। तो मैम अगर मैंने कहा कि उसके लिए हाइट की क्या जरूरत है, मेरी आवाज पहुंच रही है ना, तो मैम तो वो क्या हो जाएगा मैम, रूड हो जाएगा कि मैम वो सही आंसर रहेगा? a little bit of rudeness is there, ठीक है, नहीं इस मैम, तरह आप नहीं बोलोगे। इस तरीके से नहीं कि मैम आवाज पहुंच रही है, नहीं तो मैम अगर नहीं मैं नहीं, ऐसे आप कहूँ। जैसे अगर आप इसको बोलते भी हो इस तरीके से, अगर बोलो कि इफ आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, ठीक है, एंड इफ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड, सिर्फ ऑडिबल होना मैटर नहीं करता है, अंडरस्टैंड करना भी मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि अभी भी दिस इज द सिचुएशन हियर, इफ यू आर एट एनी पोजीशन, ठीक है, सिर्फ टीचिंग ही नहीं, बहुत सारा ऐसा प्रोफेशन है, अगर आप सीनियर मैनेजर भी हैं, किसी भी अथॉरिटेटिव पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है आपका अपीयरेंस, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे पक्का इंटरव्यूअर पूछेगा, अगर आपका अपीयरेंस जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हैं आप, ठीक है, अगर किसी को लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, अगर आपका जो हाइट है वो लंबा नहीं है, अगर आपका शोल्डर्स ब्रॉड नहीं है लड़कों का, तो ये सारे चीजें मैटर करती हैं। और ये क्वेश्चन वो पूछते हैं ये देखने के लिए कि क्या आप एक्सर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर बस इतना ही करना, मतलब अपनी कमी को मैम एक्सेप्ट करके उसको उभारना, उससे ऊपर बिल्कुल उठना। बिल्कुल, आपको अपनी वीकनेसेस छुपानी नहीं है और बहुत ज्यादा बतानी भी नहीं है। अगर वो पूछ रहे हैं वीकनेस के बारे में, ऐसा वीकनेस पकड़ो जिसका तुम काउंटर कर पाओ, ठीक है। जैसे अगर वो मेरा वीकनेस बता रहे हैं कि मेरी हाइट कम है, तो मैं उसको काउंटर करूंगी कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कि मैंने ऐसा देखा है लोगों को करते हुए, प्लस जो एक्चुअल मैटर करता है, ठीक है। बीइंग अ टीचर मेरे लिए मैटर ये करता है कि मेरी जो भी पढ़ा रही हूँ वो स्टूडेंट समझें और उनको हेल्प हो। बीइंग अ मैनेजर ये हेल्प करता है कि मैं सब कुछ स्मूथली रन कराऊं, ठीक है। ऑर्डर देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेवर गो फॉर दिस दैट
people will follow me if I give orders properly. No, you're not there to give orders. Even if you have that position, अगर आप as a chairperson भी वहां पर हैं, as a CEO भी हैं, उस पोजीशन पे भी अगर आप वहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स को अपना कि क्यों आपको सीईओ चुना जाए, वहां पर भी कभी ऐसा नहीं करना कि आई एम एन अथॉरिटेटिव फिगर एंड आई विल कमांड प्रॉपरली. नहीं, a leader is never supposed to command. A leader is supposed to support these members. आपको ये दिखाना है. देखो, बॉस और लीडर में डिफरेंस आपने देखा होगा, मीम्स वगैरह आते हैं, बहुत सारे मीम्स आते हैं. तो यही डिफरेंस है कि आपको वहां पर लीडर बनना है, बॉस नहीं बनना है. तो लीडर्स की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से आंसर करो. दैट आई विल हेल्प अदर्स, ठीक है, आई विल सपोर्ट अदर्स एंड आई विल गिव आइडियाज एंड टेक अदर्स आइडियाज इन एक्नॉलेजमेंट एंड मूव अकॉर्डिंगली. ठीक है, ये सारी चीजें मतलब एज अ लीडर सोचिए कि अगर आप लीडर हैं तो आप क्या करेंगे, बॉस नहीं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम. ठीक है मैम, अगर किसी का पर्सनालिटी मैम ठीक है, हाइट अच्छा है, बट मैम थोड़ा सा मैम मस्कुलर ज्यादा है, दैट मीन्स जैसे कैसे समझाऊं, जैसे मैम yes फिट yes से somewhat someone who looks very dangerous but is not that much dangerous, यही पूछना चाह रहे हो. यस मैम. हाँ, तो इस तरह का अगर किसी का रहता है कि वो दिखने में बहुत ज्यादा डेंजरस लगता है, और अगर वो किसी ऐसे प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर रहा है जो जहां पर इतना मतलब डेंजरस नहीं लगना चाहिए या अथॉरिटेटिव फिगर नहीं मार्केटिंग सॉफ्टवेयर मैम के लिए अप्लाई किया और दिख बहुत खतरनाक रहा है, साउथ के विलेन के जैसा, तो मैम कैसा अपीयरेंस उसका रहेगा मैम? देखिए, अपीयरेंस जो है, अगर वो मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो मार्केटिंग में होता है कि वहां पर आपको इस तरह मतलब आपका प्रेजेंटेशन आपको देखकर बहुत ज्यादा जज किया जाता है, पहली बात तो, क्योंकि वो पूरा प्राइवेट सेक्टर है. ठीक है, तो वहां पर अपीयरेंस से अगर आपको जज करेगा वो, तो सबसे पहले देखो, अपीयरेंस ये कहा जाता है कि फर्स्ट impression is the last one, but this is not true, especially nowadays when you have multiple mediums to communicate and to show that you can change or you do not you are not defined by your appearance. ठीक है, भले आपको एक नजर देख कर वो जज कर सकता है, लेकिन आप अपने आंसर से या अपने वर्क से उसका जो भी ओपिनियन है वो चेंज कर सकते हैं, बिकॉज पीपल आर मोर फ्लेक्सिबल नाउडेज. ठीक है, आप चाहे इसको पॉजिटिव वे में लो चाहे नेगेटिव वे में लो, पीपल आजकल बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं आज के. उनको मैटर नहीं करता है कि यहाँ पर जो बातें मतलब पहली नजर में अगर आपने देख लिया वो बंदा जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा है, तो उससे क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाएंगे स्पेसिफिकली कि अगर वो डेंजरस दिख रहा है तो क्या वो डेंजरस हमेशा रहेगा, क्या वो इस तरह. ओके, 1 मिनट. यस, तो यहाँ पर रिज्यूम करते हैं जरा. मैंने जो बोला था ऐसे कितने बच्चों ने लिख दिया, एटलीस्ट 1 पैराग्राफ. देखो, नहीं करोगे काम तो फिर काम बढ़ता जाएगा. ठीक है, ये ऐसे तो एक काम बढ़ ही गया तुम्हारा. आई एम गिविंग यू अनदर होमवर्क. ये आपका होमवर्क है. राइट अ रिपोर्ट ऑन व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लासेस इन लास्ट मंथ. यानी कि जनवरी मंथ में आपने इस क्लास में क्या क्या लर्न किया, इस पे आपको एक रिपोर्ट लिखनी है. जरूरी नहीं है कि पूरी एक पेज की रिपोर्ट लिखिए, जरूरी नहीं है कि पूरा फॉर्मेट में लिखना है एकदम टाइटल पेज और कंटेंट के साथ. जैसे मैंने वो रिपोर्ट दिखाई थी आपको सेलिब्रेशन वाली, उस टाइप की रिपोर्ट लिखिए. 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ काफी है, लेकिन पूरा एक्सप्लेन करिए कि क्या क्या चीजें आपने वहां पर सीखी. अगर आप बैक एक्सपीरियंस भी लिखना चाहते हैं, ठीक है, जो आई बिलीव आई एम टेकिंग योर क्लासेस फ्रॉम सितंबर और अक्टूबर, राइट, तो आप वो चीज भी इंक्लूड कर सकते हो. इफ यू वांट टू इंक्लूड दैट पोर्शन आल्सो, थोड़ा बहुत इंक्लूड आप कर सकते हैं. लास्ट मंथ के लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा. And I want each and everyone to at least present the essay in the next class. आपका essay पहले next class में लिखना. संडे का एक टाइम मिल जाएगा तो मंडे को मुझे ये रिपोर्ट चाहिए. ठीक है, any doubts? कोई डाउट किसी को? मैम नहीं है डाउट तो let me take the attendance. और इंटरव्यू से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है, तो यू कैन आस्क मी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर पूछोगे तभी मेरे को पता चलेगा कि आप यहाँ पर कुछ भी किस तरह आंसर करो. क्योंकि आंसर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमेशा प्रोफेशनल वे में करना है.
आप सोचिए, दिमाग में ये रखिए कि आप ऑलरेडी उस प्रोफेशन में जा चुके हैं, तब आप कैसे वहां पर रिप्लाई करेंगे, किस तरह वहां उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। ठीक है, एकदम मतलब इमेजिन करना है कि अगर आपसे पूछ लिया गया कि कोई एक चीज है, मान लीजिए कि आपको ये बोला गया कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, उनका नया ऐप लॉन्च हो रहा है, तो आपको वहां छुप छुप के जाना है, या आपको किसी से वहां पर फ्रेंडशिप करनी है और सारा डाटा चुरा के लाना है। ठीक है, ये आपकी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है, लेकिन ये अनएथिकल है। तो यहाँ पर प्रोफेशनली आपको आंसर करना है कि दिस इज वेरी अनएथिकल, एंड इस तरह से बोलना है कि इसमें आप साफ मना भी नहीं कर रहे हो और आप साफ हाँ भी नहीं बोल रहे हो। तो आप क्या कहोगे, दिस इज वेरी अनएथिकल, एंड if this goes out, if this information goes out, it could damage the image of our company, of any company. ठीक है, then I would then it would not, it is not the you can say it is not the worth of the risk. ये जो risk है ये worth नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी को पता चल गया कि आपने चीटिंग से ये चीज डेवलप की है, तो इट विल बी नॉट वर्थ इट। ठीक है, कितना भी आप पैसा कमा ले, ये वर्थ नहीं होगा अगर आपका इमेज खराब हो गया मार्केट में। ठीक है, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, ट्राई टू आंसर प्रोफेशनली। ठीक है, भले आपको लगता है कि रियल लाइफ में होता है चाहे नहीं होता है, रियल लाइफ डजंट मैटर देयर। ठीक है, व्हेन यू आर इन एन इंटरव्यू, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी अ परफेक्ट कैंडिडेट। परफेक्ट का मतलब पूरा परफेक्ट होना ही चाहिए। जो आपसे बुक में लिखा गया है क्या एक्सपेक्टेशन है, जो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सारी चीजें यहाँ पर उसी तरह आपको आंसर करनी है। ठीक है, यस, तो यहाँ पर 17 स्टूडेंट हैं, एंड एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि 15 स्टूडेंट मुझे नेक्स्ट क्लास यहाँ पर इस टॉपिक पे ऐसे दिखाएंगे। एवरीवन शुड स्टे इन स्कूल अंटिल द एज ऑफ 18। ये आपको स्पीच नहीं तैयार करना है, सिर्फ एक सिंपल ऐसे लिखना है, उस तरह जैसे आपने विप्रो के एग्जाम के लिए लिखा था। ठीक है, सिंपल एक ऐसे लिखिए कि क्या आप इस चीज पे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है ना कि टू व्हाट एक्सटेंट यू अग्री, मतलब आप कितना दूर तक एग्री करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब एक्सटेंट लग जाता है ना, तो आप अग्री कर रहे हैं या नहीं अग्री कर रहे हैं, दोनों का पॉइंट लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप अग्री कर रहे हो या नहीं अग्री कर रहे हो, एक्सटेंट अगर नहीं लगा है, इसका मतलब या तो आप अग्री कर रहे हो या फिर आप डिसअग्री कर रहे हो। क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आंसर करिए। अगर कोई डाउट नहीं है, देन आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास हियर। अटेंडेंस मैंने ले लिया है। एनी डाउट्स? चलिए, if you are not having any doubt, then please write the essay on this topic. ठीक है।